हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस हिस्ट्री के सीरीज़ वीडियो में आधुनिक भारत के चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और पिछले कुछ एग्ज़ाम्स से जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने विद फैक्ट्स समझाया है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली उपन्यास आनंद मठ है और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ के संस्थापक और मुख्य गुरु भारत के एक विद्रोही समूह जिसे ब्रिटिश नियंत्रण में किया गया था, ये इससे ऊपर रिलेटेड है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के दौरान। और इसमें संविधान सभा के चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इसमें बने थे। और 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में की थी और यह आंदोलन तेलंगाना के पोचमपाली में शुरू हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है और यह एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इसका मकसद भूमिहीन गरीबों को ज़मीन देना। विनोबा भावे का मानना था कि ज़मीन का बंटवारा सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आंदोलन के जरिए भी इसे पूरा किया जा सकता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। वह कवि, संगीतकार, चित्रकार जैसे विभिन्न कलाओं के व्यक्ति थे। उन्हें साहित्य में उनके गहन संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल के कवि और गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 1992 में विल्सन ने यह समझाने के प्रयास किया कि विश्व की जीवित प्रजातियां किस प्रकार विविध हो गई तथा उन्होंने 20वीं शताब्दी में मानवीय गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर प्रजातियों के विलुप्त होने की भी जांच की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी और सर विलियम जोन्स ने की थी। जोन्स एक ब्रिटिश वकील थे और ओरिएंटलिस्ट थे। उन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना कोलकाता के फोर्ट विलियम में जस्टिस रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में एक बैठक में की थी और उस समय चैम्बर्स फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के राजधानी कलकत्ता के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अधीन थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। आप इस सन को जरूर याद रखिएगा। 1882 में प्रकाशित हुआ था और यह गीत संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से लिखा गया है। इसमें बंगाल माता को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बंगाल माता को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया और मातृभूमि को समर्पित किया गया है। यह गीत लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे?
हर्बर्ट बेकर दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को इंडो सारासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। हर्बर्ट बेकर एक अंग्रेजी वास्तुकार थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार सर एडविन लुटियंस के सहायक के रूप में भी काम किया था। हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन समेत नई दिल्ली की कई और इमारतों को भी डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन बी कपाल कुंडल। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारत एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में संघीय है। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस अमेरिका लेखक चार्ल्स बुकोवस्की द्वारा लिखित पहला उपन्यास है और जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक बुकोवस्की संयुक्त राज्य डाक सेवा में काम करने के वर्षों में एक आत्मकथा संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रचनाकार कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग, यह 1906 से 1921 के बीच बनाया गया था और यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी परिकल्पना तत्कालीन वायसराय जॉर्ज कर्जन ने की थी। इसे महारानी विक्टोरिया के पास भारत के 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया गया था और उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैली हुई है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऐसा माना जाता है कि उन्हें लाल कोट का निर्माण करवाया था और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। किसने 1858 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? ऑप्शन सी एनी बेसेंट। साल 1898 में भारतीय होम रूल लीगियर और थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इस कॉलेज को पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया गया था ताकि वे इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल सकें। साल 1916 में बसंत पंचमी के दिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। इस झंडे को पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक अशोक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया था। चित्रा उपन्यास किसके लिए लिखा गया है? ऑप्शन सी
रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रलेखा उपन्यास भारतीय भगवती चरण वर्मा ने लिखा था। यह उपन्यास 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसे वर्मा के उपन्यासकार के तौर पर स्थापित करने वाला पहला उपन्यास भी माना जाता है। इस उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्याओं को उठाया गया है। इस विषय से जुड़े सवालों के जरिए वर्मा ने नारी शोषण और विधवा समस्या जैसे मुद्दों को भी उठाया है। यह उपन्यास 177 पन्नों का है और इसमें 22 परिच्छेद शामिल हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं की जांच करने के लिए की थी। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस आयोग के 2 सदस्य भारतीय थे। आयोग ने शिक्षा प्रणाली में कई कमजोरियां पाईं, जिनमें कुछ संस्थान, खराब प्रशासन, प्रशिक्षित शिक्षक की कमी और पारंपरिक तरीके महिलाओं का बहिष्कार इसमें शामिल था और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर भी कम ध्यान शामिल था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन सी, भारतीय अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में भारत के 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद मुस्लिम समुदाय को एकजुट करना था और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखना था। इस अधिकार के तहत तुर्क सुल्तान दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माने जाते थे। हालांकि इस अधिकार का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली रोमांस उपन्यास है ये देवदास। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। इस कहानी में एक दुखद त्रिकोण पर आधारित है, जिसमें देवदास विरह में एक आदर्श प्रेमी पारो का और उसका निषिद्ध बचपन का प्यार और चंद्रमुखी एक सुधरी हुई वैश्या को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? एक ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी नाम से पूर्ववर्ती कहानियों का संग्रह किया गया है तथा 1914 में इसे प्रकाशित किया गया था। ये कहानियाँ संख्या में 25 हैं और यकीनन संग्रहणीय एवं स्मरणीय है। लेखक मुंशी प्रेमचंद के अनुसार ये भावपूर्ण कहानियों का एक संग्रह है। अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार, ये अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 20 फरवरी 1868 को हुई थी और इसमें 2 भाई शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने इसकी शुरुआत की थी। इनके पिता हरिनारायण घोष थे और ये एक धनी व्यापारी थे और माँ का नाम अमृतामयी देवी थी। यह पत्रिका पहले साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होती थी। यह भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक है और बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। पुस्तक का उपशीर्षक अपनी बेटी को जेल में लिखे गए और युवा लोगों के लिए इतिहास का एक विस्तृत विवरण देने वाला पत्र है। दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? ऑप्शन सी, कोलकाता में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार
27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने स्कूली बच्चों के साथ बंगाली भाषा में गाया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण डार, अंबिका चरण मजूमदार और भूपेंद्र नाथ बोस जैसे नेता भी शामिल थे। हालांकि तब तक उसे राष्ट्रीय गान घोषित नहीं किया गया था। इससे साल 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र ये मासिक दिग्दर्शक था, जो कि 1818 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। लेकिन निर्विवाद रूप से भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र संवाद कौमुदी था और इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो कौमुदी है ये 1821 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके प्रबंधक संपादन प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। भारत के राष्ट्रीय गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्यामल गुप्त पार्षद ने की थी। यह 7 पदों वाला मूल गीत है। बाद में कांग्रेस ने इसके पहले 6ठे और 7वें पद में बदलाव करके इसे ध्वज गीत के रूप में मान्यता दी और यह गीत हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में गाया जाता है। नागरिक सेवाओं सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी 1853 में। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने कुछ सुधार लाते हुए इसका आधुनिकीकरण किया और इसे पुनर्गठित किया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पर जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी परिषद के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के फैसलों को रद्द करने और उनके फैसले लागू करने का अधिकार दिया जाता है। साथ ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली सरोजनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनी थी और इसी तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इसमें यूनाइटेड विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला बनी थी। इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन एक साथ बने हैं, आप ज़रूर हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत लिखा था? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत जिसका रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। इन्होंने 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृति में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में
लिखा गया है? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन सी 1936 में। बिहार और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग अलग प्रांत बने थे। इससे पहले 22 मार्च 1912 को बांग्ला प्रेसिडेंट के अलग होकर बिहार और उड़ीसा एक साथ बिहार और उड़ीसा प्रांत बना हुआ था, जो कि 1 अप्रैल 1936 को इस प्रांत में 2 हिस्से हो गए और उड़ीसा एक अलग प्रांत बना। 1936 के विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 तक उड़ीसा के 8 राज्यपाल बने थे। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान ने कॉन्स्टेंस ब्रेसेंडेन द्वारा कनाडा में पहला दक्षिण एशियाई प्रकाशक और उत्तरी अमेरिका में शुरुआती पत्रिकाओं में से एक होने का दावा किया। उन्हें प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ मोहन बोस से सहायता मिली हुई थी, जो विस्फोटकों के एक विशेषज्ञ थे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्वदेश वाहिनी के संपादक पिल्ले थे, जो कि पिल्ले एक भारतीय राष्ट्रवादी लेखक थे और पत्रकार, संपादक, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्वदेशी भिमानी यानी द पैट्रियट नाम से अखबार भी संपादित किया था। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक समाचार पत्र था और इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी ने 1903 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट क्या है तो बता दें। हंटर एजुकेशन कमीशन द्वारा 26 मई 1920 को प्रस्तुत की गई थी और इसमें आयोग के अधिकांश सदस्यों ने सर्वसम्मति से जनरल डायर के कार्यों की निंदा की थी। आयोग ने पाया कि आग खोलने से पहले तीतर बीतर होने की चेतावनी का अभाव एक गंभीर गलती थी। तो इसमें जनरल डायर को काफ़ी मतलब डिमोलाइज किया गया था और उन्हें उनके पद से भी हटाया जाने के लिए रेजिग्नेशन लेटर भी मांगा गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसी तरह की अगर अनुच्छेद राज्यपाल और अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है की बात करें तो किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो। अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वेलेस्ली। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बी बंगाल का विभाजन हुआ। जी हाँ, अगर आप किसी घटनाक्रम के बारे में जानें तो उन्हें एक सीरीज़ में जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें यह घटनाक्रम सबसे आखिर में हुआ था। आतंक का शासनकाल हिंसा का एक दौर था जो कि 2 प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुट गिरोडिन्स और जैकबिन्स के दोनों के बीच यह हुआ था। तो इन हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि
के सबसे आखिर में बंगाल का विभाजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में पुराने संसद भवन से काम किया, लेकिन 1958 में इसे तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे और पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। 2 अप्रैल 1883 को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज नॉरिस ने एक पारिवारिक शालिग्राम की उम्र तय करने के लिए इसे अदालत में लाने का आदेश दिया था। जज ने कहा था कि यह मूर्ति 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती और इस कार्यवाही से बंगाली हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी और सुरेंद्रनाथ ने बंगाली में इस क्रोधित संपादकीय में लिखा था। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ये एक हिंदी कहानी और उपन्यास क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। उपन्यास सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। प्रेमचंद के साहित्य में उस दौर के समाज सुधारों, आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलन, सामाजिक प्रभाव दिखता है। उनके साहित्य की एक खासियत आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है और 1918 से 1936 के बीच समय को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। यह उपन्यास 18वीं शताब्दी के अंत में हुए इस विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रेरित है। इसे बंगाली और भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। इस उपन्यास में देशभक्ति की भावना है। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। इसी उपन्यास में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी संकलित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। इनकी किताब कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान उनके अनुभव पर आधारित है। यह किताब पश्चिम से लौटने के बाद श्रीलंका और भारत में दिए गए स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों पर आधारित है। 15 जनवरी 1897 को कोलंबो पहुंचने पर हिंदू समुदाय ने उनकी स्थायी स्वागत किया था और इस किताब में देश के कई मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ऑप्शन बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। शिक्षा की भाषा के लिए वुड ने सिफारिश की कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा अपनाई जाए। माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों को अपनाया जाए और कॉलेजों में अंग्रेजी अपनाई जाए। इस पत्र ने ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी भाषा सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश भारत के इस अधिनियम ने वायसराय के अधिकार को और मजबूत किया था। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजन को मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश पंडों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध था किससे था? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोपीय साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन सी, सरदार पटेल। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय एकता की इच्छा का प्रति कैबिनेट मिशन भेजा था, जो कि 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली पहुंचा था और इसे ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, जिसका विषय स्वतंत्रता के बाद भारत का गठन था। मिशन का गठन करने वाले 3 लोग एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस रणनीतिक कारणों से भारत की एकता के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईस्ट इंडियन एक दैनिक अंग्रेजी अखबार था और यह शुरुआती हेनरी विवियन डेरोजियो के साथ ही इसी क्वेश्चन की कड़ी में 1831 में प्रकाशित हुआ था। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये टैगोर द्वारा लिखित 1905 में लिखाया गया था और विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारी भीड़ द्वारा यह गान गाया गया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है? ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे। इन्होंने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति की सभापति नियुक्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन बी, फैज अहमद फैज। निम्नलिखित में से किसे सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर फैज अहमद फैज इज़ द राइट आंसर होगा। और इनके बारे में कुछ ये है कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सुबह आज़ादी का मतलब आज़ादी यानी अज्ञान को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना ही आज़ादी है और अकेलेपन के कष्ट से मुक्त कर्मठ को बलिदान होना, भय से मुक्त होना ही आज़ादी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस थे और इनके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे थे, उन सभी को। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर भी करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।